नमस्कार साथियों, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो बीएड और डीएलएड दोनों विद्यार्थियों के लिए रहेगी। और ये आज की हमारी क्लास है मेंटल एबिलिटी की 4 नंबर की। क्लास को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि यदि सॉलिड को डब्ल्यू के क्यू डी जी के रूप में कोडित किया जाता है तो एल आई क्यू वाई यू आई डी को किसे कोडित किया जाता है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि सॉलिड एस ओ एल आई डी, इसका कोड इसको जमा रखा है डब्ल्यू के क्यू डी और जे के रूप में। तो नीचे देखें तो एस 19 पे आता है और डब्ल्यू आता है 23 पे। तो 19 23 यानी कि 4 का प्लस हो रहा है अंतर। ओ और क्यू की बात करें तो ओ आता है 15 पे और के आता है 11 पे, तो माइनस के 4 हो रहे हैं। आगे देखें तो एल 12 पे आता है, क्यू 17 पे आ रहा है, तो एल प्लस हो रहे हैं 5। इसी प्रकार आई 9 और डी 4 पे आता है, तो 9 से 4 पे आ रहे हैं यानी कि माइनस के 5 हो रहे हैं। एक बार प्लस के 5 और एक बार माइनस के 5। इसी प्रकार डी की बात करें, डी 4 पे और जे 10 पे आता है, तो कितने का अंतर आया, प्लस 6 का। अब आगे इसी प्रकार लिक्विड को जमा लेते हैं, एल आई क्यू यू आई और डी। तो जैसे यहाँ श्रृंखला दे रखी है वैसे ही प्लस के 4, एल 12 पे 12 और 4 के 16, 16 पे क्या आता है पी पी। इसी प्रकार आई 9, 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5, 5 पे ई आता है। क्यू 17, 17, 17 में से 5 माइनस किए प्लस किए तो 22, 22 पे वी आता है। इसी प्रकार यू आता है 21 पे। अब माइनस के 5 करेंगे तो 16 पे कितने आ जाएंगे पी। आई 9 पे आता है, ये वाला आई 9 पे, तो 9 में से कितनी करेंगे प्लस 6, क्योंकि 6 प्लस हो रहे हैं, तो 6 प्लस करते 15, 15 पे ओ आ जाता है। इसी प्रकार डी 4 पे आता है और 4 में से माइनस की 6 करेंगे तो 4 करें तो जेड, जेड के बाद में 2 और करेंगे तो एक्स। तो हमारा आंसर देख लेते हैं, पी ई वी पी ओ एक्स, डी ऑप्शन में आ रहा है ये, तो डी ऑप्शन नीचे करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में टॉक टू मी को टू नाम पिट के रूप में जाना जाता है और गिव मी दैट को सु राम नाम के रूप में जाना जाता है और गिव टू हिम को पी टू सु के रूप में लिखते हैं। तो गिव टू मी को किस रूप में लिखेंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन पे टेक टू मी को टू नाम पिट और टॉक टू मी को गिव मी दैट को सु राम नाम। तो कॉमन दोनों में किस में है, एक तो ये आया नेम और इसमें भी नेम, और ये किसके लिए आया मी के लिए। तो मी का क्या हो गया मी को क्या बोलेंगे नाम बोलेंगे। इसी प्रकार गिव टू हिम को क्या लिखा पी टू सु, तो पी टू सु लिखा है। और आगे क्या है देखते हैं, यहाँ पे नीचे जमा के देख लेते हैं इनको सोल्व करने से पहले। जैसे टॉक टू मी, तो टू नाम पिट। इसी प्रकार नेक्स्ट में गिव मी दैट को सु राम नाम। तो दोनों में कॉमन कौन सा है देख लेते हैं, नाम दोनों में कॉमन लगा है और इसमें मिमी मिमी। इसके बाद में गिव टू हिम
गिव टू हिम, गिव टू हिम में क्या है, पी टू सू, सू भी दो बार आ रहा है, गिव गिव, तो गिव का मतलब हो गया सू, गिव का मतलब हो गया सू, तो ये तो एक नाम हो गया। और गिव सू, पूछा गया गिव टू मी, तो गिव यानी सू, और टू 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 भी आया था यहाँ पे, टू गिव टू हिम, और गिव टू मी, तो पिट पिट दो बार आया था, पिट पिट दो बार, यहाँ पे देख लीजिए टू, ये वाला टू और ये वाला टू, तो गिव यहाँ पे टू का मतलब हो गया टू, और मी का मतलब हो गया, मी का मतलब नाम, सू टू नाम, सू टू नाम बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, किसी सांकेतिक भाषा में यदि मोरेले को 296137 से कोडित किया जाता है तो चार कोल को इस प्रकार लिखते हैं, तो कोच को किस रूप में लिखा जाएगा, तो इसमें देखें तो कोच चार कोल, इसी में पूरे अक्षर आ रहे हैं, यानी कि CH चार कोल को लिख लेते हैं, चार कोल, इनके अक्षरों को जमा देते 5451649113। अब कोच का पूछा है तो कोच इसी अक्षरों में से, इनमें से छांट के लिखना है अपन को, तो C का 4 O 9 पे है, उसके बाद में A 1 पे, C वापस 4 और H 5, ये लीजिए, इसमें तो कंप्लीट, इसकी जरूरत नहीं है मोरेले को जमाने की, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हमारा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, और देखिए इसको, PQP स्पेस दे रखे RPQ QQR, तो लुप्त अक्षर को चुनिए जो यहाँ पे आए, तो पहले इनकी संख्या गिन लेते हैं कि कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि टोटल 16 है ये। अब 16 है तो इनको मैं यहाँ पे नीचे जमा लेता हूँ, और थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगा मुझे, QPR PPQP। अब आगे 4 है तो उत्तर भी 4 में आ रहा है, तो 4 के गैप में लिख लेते हैं इनको, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे इसी प्रकार 4 4 के गैप में इनको काट लेते हैं। अब अक्षरों को जमाएं, तो PQP, आगे PQP के पहले Q, और फिर क्या आया यहाँ पे PRQ, यहाँ पे P लिख देते हैं, PRPQ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R, PRPQ, आगे QR तो QRP, PRP आ गया, उसके बाद में लास्ट बच रहा है QP, PRQP PRPQ QRQP PRQP, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन RPQR। कौन से वाले में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे डी वाले ऑप्शन में, RPQR, डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, और उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको इसमें भी आपको लुप्त अक्षर चुनना है कि कौन सा आएगा, तो पहले यहाँ B स्पेस A स्पेस A B स्पेस B 2, अब इनको टुकड़ों में कितने में उत्तर आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 में, 5 अक्षरों में टुकड़ों में आंसर आ रहा है, तो इनको टुकड़े 1 2 3 3 3 के गैप में तोड़ लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गए 3 3 के गैप में। अब इनका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं, बी के बाद में ए और बी ए, फिर वापस बी ए,
फिर वापस बी ए, बहुत ही सीधा था ये तो। ए बी ए बी ए बी ए, सी वाली ऑप्शन में आ रहा है। सी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 33, 36, 41, 48। तो 33 से 36 प्लस के 3, 36 से 41 पे आए प्लस के 5, 41 से 48 पे प्लस के 7। तो ये सीरीज देखिए 3, 5, 7 और प्लस के 9 आएंगे। तो 48 में 9 प्लस करते हैं कितने देंगे? 57। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 6, 12, 20 और 30। आगे कौन सा अंक आएगा ये ज्ञात करना है। तो 6, 12, तो इसमें अंतर आया प्लस के 6 का। 12 और 30 में अंतर आया प्लस के 8 का। और 20 और 30 में अंतर आया प्लस के 10 का। तो इन दोनों के बीच में भी अंतराल कितने का है? +2 का। इस दोनों के बीच में +2 का। तो अगले में क्या है? 12 प्लस करेंगे, यानी कि 30 में 12 प्लस किया तो कितना आ जाएगा? 42। बी ऑप्शन हमारा इज करेक्ट। बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे राइट। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, और इसको समझिए। निम्न प्रश्न में पहले दो पदों के बीच इसी प्रकार का कोई संबंध है और चौथा पद निकालिए जिसके तीसरे पद के साथ उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि पहले दो पद के साथ है। ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई। इनमें देखें तो ए के बाद में +3 और डी ई के बाद में +1। अनुपात एफ जी जे। तो एफ जी और जे इन दोनों में देखें तो प्लस का 1 और जी जे में देखें तो एच आई जे 3 प्लस का 3 आ रहा है। समानुपात देखें आगे के एन ओ, तो के एन ओ, तो के और एन, तो के बाद में के एल एम एन प्लस के 3 और एन ओ के बीच में प्लस का 1। तो प्लस का 3 प्लस का 1 फिर प्लस का 1 प्लस का 3। अब आगे प्लस का 1 और प्लस का 3 आएगा समानुपात में। तो हमारा आंसर भी वही आएगा। तो ओ का ओ, सॉरी पी 1 प्लस करेंगे तो पी, पी क्यू प्लस का 1 जोड़ेंगे पी क्यू, और क्यू में 3 प्लस करेंगे तो आर एस टी, टी आ जाएगा, पी क्यू टी। किस में आ रहा है? सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दो शब्द आधार युग्म बना रहे हैं, निम्न में से उसी प्रकार के शब्द युग्म ज्ञात कीजिए जो बना रहे। जैसे कि सुपरवाइजर, वर्कर, तो इसी प्रकार का जूनियर, सीनियर, ये तो अपोजिट हो गए। सुपीरियर, इंफीरियर, ऊर्ध्ववर्ती या अर्धवर्ती, ये भी अपोजिट हो गए। ऑफिसर और क्लर्क, बिल्कुल सही है। अधिकारी का काम करने वाला होता है क्लर्क। डिप्यूटर, क्रेडिटर, ये अपोजिट है ना कि काम करने वाले। तो सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्वाति और पॉल की आयु का जो अनुपात है 2:5 है। 10 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या हुआ? यानी कि पोल की आयु का जो अनुपात है वो 2:5 है। 10 साल बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो इनका स्वाति और ये पोल, दो आदमी हैं, स्वाति पोल दोनों पति पत्नी हैं, तो इनका अनुपात है 5। तो इनकी आयु हो जाएगी 2x और 5x लिख लेते हैं। आगे देखते हैं कि 2x और 5x में यहाँ पे 5x लिख लेते हैं। 5x 10 साल बाद, तो 10 साल बाद यानी कि वर्तमान में इन दोनों की आयु का क्या होगा अनुपात? जब 2x + 10 और 5x + 10, तो इनका अनुपात क्या होगा? इनको अनुपात में नीचे लिख लेते हैं 1/2, ये हो जाएगा। आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। 2 को इधर उधर गुणा कर लेते हैं और 1 को इधर कर लेते हैं। तो 5x + 10 यहाँ पे लिख लेते हैं। 5x + 10 बराबर 2 को 2x से गुणा करेंगे तो 4x + 10 को 2 से करेंगे तो 20। अब इधर काटे तो यहाँ पे बचा 1x और 10 में से 20 काटे, 20 में से 10 काटेंगे तो 10 बचेंगे, बराबर 10। x बराबर 10 बचे। अब पूछा है कि वर्तमान आयु, तो ये मान इसमें रख लेते हैं 2x। किसकी आयु पूछिए? दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना हुआ, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर लेते हैं। 2x में 10 और 20 30, तो स्वाति की आयु तो आ जाएगी 30 वर्ष। और पोल की आयु ये है 5x यानी कि 50 और 10 60, तो
तो 50 और 60 का अंतर कितना हुआ? 30। 30 अंतर आ जाएगा ए वाले ऑप्शन में। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि दोनों का अंतर निकालेंगे तो 30 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 3 लोगों की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात जो 5, 6, 7 के समानुपात में है। 6 वर्ष से पूर्व उनकी आयु का जो योग था वो 54 था। अब 6 व्यक्ति ले लेते हैं और इनके अनुपातों का अनुपात तो 5, 6, 7 है, तो इनकी आयु हो जाएगी 5x, 6x और 7x। अब 6 वर्ष पूर्व की बात करें तो 6 इनमें से 6 माइनस कर लेते हैं, प्लस फिर इसका 6 माइनस कर लेते हैं, प्लस फिर इसका 7x का -6 बराबर ये किसके? 54 के बराबर है। अब इसको हल कर लेते हैं आगे। 5x प्लस 6x प्लस 7x इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास कितने की 5, 6, 11 और 7 के 18x हो गए, और माइनस के 6 और माइनस के 6 तो माइनस के 18 हो गए बराबर 54। अब ये 18 दाएं तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस में जाएंगे तो 72 हो जाएंगे यहाँ, और 72 में 18 से डिवाइड करेंगे तो बराबर हमारे पास 4 बार चला जाएगा, तो x का मान 4 आ गया। अभी इनकी वर्तमान आयु में इस 4 को रख लेते हैं, ये रहा वर्तमान आयु तीनों में, तो 5x में 4 का रखेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 6x में रखेंगे तो 24 हो जाएगा, और 7x में रखेंगे 4 का मान तो 28 हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन में ही ये मैच हो रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, आइए इसको समझते हैं। रघु कहता है रत्ना से कि सुजाता की बेटी है जो मेरे पिता की बहन है। रत्ना रघु से कैसे संबंधित है? तो रघु, यहाँ पे रघु लिख लेते हैं, और रघु बोलता है रत्ना से कि सुजाता की बेटी है, तो सुजाता, यहाँ पे सुजाता की पुत्री है ये रत्ना, ठीक है। ये सुजाता, ये माँ है इसकी रत्ना की, जो मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की, ये पिता हो गए रघु के, और ये बहन है, पिता की बहन, तो रघु की बुआ हो गई। अब रघु की बुआ है तो रत्ना रघु से कैसे संबंधित है? तो पुत्री का जो बेटी है वो रघु क्या होगी? चचेरी बहन या ममेरी बहन कहलाएगी। इससे संबंध क्या होगा रघु का? चचेरी बहन कहलाएगा या ममेरी बहन बोल सकते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है और वो भी शानदार। a प्लस बी का अर्थ होता है कि a b की बेटी है, और a इंटू बी का अर्थ होता है कि a b का बेटा है, a माइनस बी का अर्थ होता है a b की पत्नी है। तो p r के बीच में संबंध बताना है हमें, तो p q r, ये देखिए p q और r, पहले इनका संबंध निकाल लेते हैं। तो p q r का संबंध ज्ञात करने से पहले इनको समझ लेते हैं कि a प्लस बी का मतलब है कि a b की बेटी है, a, तो ये क्या है? पुत्री, p की पुत्री है, क्योंकि पुत्री a बी की बेटी है, तो ये पी क्यू की बेटी हो गई, पी क्यू की बेटी होगी। माइनस का मतलब है कि ए बी की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गई, पत्नी, ये पुत्री, और ये पति हो गया, पति, यहाँ पे ये पति हो गया क्यू का। तो पूछा कि पी आर से कैसे संबंधित, पी आर से कैसे संबंधित है? तो आर क्या हो जाएगा? पिता, क्या हो जाएगा? पिता। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आइए इसको समझते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो एक बार कमेंट करें और लाइक शेयर जरूर करें अपने साथियों तक। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यह सत्य नहीं कि सतीश और श्रवण दोनों ने खेल जीता है, यानी कि कन्फर्म नहीं है कि ये सत्य नहीं है, मतलब कन्फर्म नहीं है कि सतीश और श्रवण दोनों ने खेल जीता है, यानी कि या तो सतीश ने या श्रवण ने। सतीश ने खेल जीता या श्रवण ने खेल जीता, ये ऑप्शन तो हट ही गया। जीता है, सतीश ने खेल जीता या श्रवण ने खेल जीता, ये कन्फर्म माना जा सकता है, मतलब दोनों में से किसी ने भी जीता है। हारा है, हारने की बात कही नहीं गई है इसमें। सतीश ने खेल जीता और श्रवण ने खेल हारा, ये भी नहीं कहा, तो ये दोनों ऑप्शन तो नीचे कट गए। बचा कौन सा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, कि सतीश ने खेल जीता या श्रवण ने खेल जीता, ये कोई कन्फर्म नहीं है, क्योंकि सत्य नहीं कि सतीश या श्रवण दोनों ने खेल जीता। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है और इसको समझते हैं। विकल्प चुनिए जो
दिए गए कथनों या निष्कर्षों के बारे में सत्य है। चलिए, कथन है कि कोई कवि बेवकूफ़ नहीं है और कुछ बेवकूफ़ बकरी है। ये स्टेटमेंट है, कोई कवि बेवकूफ़ नहीं है। अब ये कवि है तो ये बेवकूफ़ नहीं है अलग, कुछ बेवकूफ़ बकरी है, तो कुछ बेवकूफ़ क्या है, ये बकरी है। तो ये बीच वाला क्या है, बेवकूफ़ का इशारा कर रहा है और ये कवि का। ठीक है, अब समझते हैं निष्कर्ष को। सभी कवि बकरी है, यहाँ तो कोई राइट है ही नहीं, नो। कुछ बकरियां कवि, ये भी नहीं निष्कर्ष निकल रहा है, क्योंकि बकरियां का तो संबंध नहीं है लाल वाले से, मैंने जो लाल वाला कवि बताया। तो केवल निष्कर्ष स्पष्ट निकलता है, नहीं। केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, नहीं। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष निकलते हैं, नहीं, ये तो नहीं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ना तो फर्स्ट वाला निकलता है और ना ही सेकंड वाला, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। निम्न निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दिए। 6 दोस्त थे, 1 2 3 4 5 6, और ये मुख किए हुए हैं, एक बंधु व्रत में बैठे हुए हैं। अब व्रत बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा ये, और इसमें 1 2 3 4 5 ये 6 दोस्त हैं। अब जैसे जैसे कहा गया है वैसे जमा लेते हैं कि 5 4 के बाई है, जो 4 है, 4 के बाई कौन है, 5 है, तो मान लो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, और इसका जो बायां है ये यहाँ पे 5 बैठा हुआ है। आगे पढ़िए, 3 1 और 2 के बीच में है। 3 कहाँ है, 1 और 2 के बीच में, तो हम यहाँ 4 है तो यहाँ पे ये 3 और ये 2 और 1 के बीच में लगा लेते हैं। 6 आगे पढ़िए, 6 5 और 1 के बीच में है। 6 कहाँ है, 5 और 1 के बीच, ये 5 और 1 के बीच में यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। हो गए पूरे अंक। 2 के बाएं ओर कौन है ये बताना है, 2 के बाएं, तो बाएं कौन है, 4, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आइए समझते हैं। एक लड़कों की पंक्ति में ए जो बाएं बाएं से 10वां है, बी जो दाएं से 9वां है, अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो ए बाएं से 15वां लड़का बन जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। देखिए अब इसको समझिए, यहाँ पे मैंने बायां लिख लिया और इधर दायां लिख लिया। अब यहाँ पे हम ए को बिठा लेते हैं और यहाँ को बी को बिठा लेते हैं, ठीक है, या फिर इनको अपोजिट कर लेते हैं दोनों को। पहले यहाँ पे बी और यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे पूछा है वैसे, ए जो बाएं से 10वां है, ए क्या है, यहाँ से 10 नंबर पे, और बी जो दाएं से यहाँ से, ये है 9वां नंबर का। आगे देखिए, आपस में स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने का मतलब दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ए तो यहाँ पे आ जाता है और बी यहाँ पे आ जाता है। अब स्थान बदलने के बाद ए बाएं से 15 हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर पे आ जाता है, 15वां, और ए का दाएं से कौन सा स्थान होगा, 9वां, ठीक है। तो अब टोटल निकालने के फॉर्मूला होता है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो ए का बाएं से 15 प्लस ए का दाएं से 9वां माइनस 1, तो 15 9 और माइनस का 1 कर लेते हैं पहले। 15 9 24 माइनस 1 23 शेष बचा हमारे पास, तो 23 आंसर आ रहा है ए वाले में, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में तो आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं आए तो फिर से कमेंट में बता सकते हैं आपको ये आंसर करके। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। एक व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और 4 दिन अकेले काम करने के बाद वह सहायक को बाड़े में रखता है। दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं, तो सहायक को दिया गया कार्य अकेला पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ पे एक व्यक्ति की जगह ए और सहायक की जगह बी लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ए जो है ये पूरा काम करता है 12 दिन में, पूरा काम कर सकता है 12 दिन में, तो ए का कार्य हो गया 12 इंटू ए, ठीक है। अब ये क्या करता है कि 4 दिन अकेले करता है, तो ए 4 दिन करता है, तो 4 गुणा ए, इसकी जो कार्य कितना किया, 4 ए किया इसने काम। शेष काम को दोनों मिलकर करते हैं, ए प्लस बी, 6 दिन में करते हैं, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 गुणा ए प्लस बी, ओके, ये हो गई।
अब दोनों का काम बराबर इसके बराबर है, यानी कि ये वाले काम, पूरा काम इतने का है, तो ये वाला काम और इन दोनों का काम मिला के 12 के बराबर है। तो 12A बराबर, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 4A प्लस 6A प्लस 6B। तो 4A और 6A को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया 10A और 10A को 12 के पास भेजते हैं, तो यहाँ बचा 2A बराबर, इधर बचा 6B। आगे इन दोनों को अनुपात में जमाएंगे तो A बटा B, तो इनका अनुपात हो जाएगा 6/2। तो A और इनको काट लेते हैं आगे, तो 3/1, इनकी कार्यक्षमता यूनिट में आ गई है। तो A की कार्यक्षमता है 3 यूनिट और B की कार्यक्षमता है 1 यूनिट। तो यदि अब B का काम निकाल लेते हैं, यानी कि साइड का, तो B 1 यूनिट काम करता है, टोटल कार्य 12 यूनिट, 12 × A, टोटल काम कितना है 12 है। तो 12 B का काम निकाले 12 डिवाइड बाई ये A का मान कितना है, हमने यहाँ पे A की 3 यूनिट है, इस A का मान कितना है 3 यूनिट, 3/1 बराबर 36 दिन, आंसर आ जाएगा हमारा। तो बी की कितने दिन में करेगा इस कार्य को, 36 दिन में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट में आपको इसका आंसर दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आइए इसको भी समझते हैं। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 80 किलोमीटर दूरी पर है और एक रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे ऐसे शुरू होती है बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति या रफ्तार इसकी ए वाले की। दूसरी रेलगाड़ी जो बी से प्रातः 8 बजे स्टार्ट होती है और ए की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो दो रेलगाड़ियाँ हम जमा लेते हैं, 1 और ये बी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास, 80 किलोमीटर, 80 की में है। ए स्टार्ट होती है 7 बजे और बी वाली स्टार्ट होती है 8 बजे, और इनकी चाल भी लिख देते हैं कि बी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर हावर्स, और ए की चाल है 20 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, अब देखो चलने का टाइम अलग अलग है, तो हम बी वाली को 8 बजे तक पहुंचा देते हैं, यानी कि 20 किलोमीटर पे आ गई। तो ये 8 बजे यहाँ पे आ गई। ठीक है, 20 किलोमीटर बचा, कितना एरिया हमारे पास, शेष कितना बचा यहाँ से यहाँ तक का, 60 किलोमीटर का बचा, क्योंकि 20 किलोमीटर आ गई। अब बराबर टाइम पे आ गई, अब ये वाली स्टार्ट होगी, ये वाली स्टार्ट होगी। किलोमीटर कितना बचा, 60। चाल इसकी 20 किलोमीटर प्रति हावर और इसकी 40 किलोमीटर प्रति हावर, दोनों चालों को प्लस कीजिए, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर तो समय कितना लगेगा, 60 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति हावर में चलने पर। तो चाल बराबर दूरी बटा समय ज्ञात कर लेते हैं। चाल, यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय, हमें समय ज्ञात करना है, तो चाल को नीचे भेज लेते हैं। चाल नीचे आ गया और समय ज्ञात करना है हमें। तो दूरी है 60 किलोमीटर की, डिवाइड बाय 60, नीचे डिवाइड 60 से ही डिवाइड करना है हमें, बराबर यहाँ पे 60 ही माने नीचे, तो 1 आवर यानी कि 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये 8 बजे चलेगी, ये भी 8 बजे चलेगी, तो 1 घंटे बाद ये यानी कि 9 बजे, इनका टाइम 9 बजे मिलने का रहेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, 1 घंटे बाद मिलेगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अपने स्मारक का निर्माण करने हेतु एक प्राचीन काल के राजा द्वारा नियुक्त किए गए 4000 श्रमिकों से 3600 ने खदान से पत्थर लाने का कार्य किया, जबकि 608 ने पत्थर लाने और उन्हें व्यवस्थित करने का भी मदद की। तो केवल उन्हें व्यवस्थित करने में मदद की कितने लोगों ने, ये ज्ञात करना है, व्यवस्थित करने वाले, ना कि खदान से पत्थर लाने वाले। तो इनको जमा लेते हैं कि श्रमिक 4000, हमारे पास श्रमिक 4000, इसमें 3600 ने तो क्या किया खदान में, और इन्हीं में से 3600 में से ये कितनों ने, 608 ने, सेंटर में 608, तो 3600 में से 608 माइनस कर देंगे, या फिर टोटल है हमारे पास श्रमिक 4000, ये 4000 जो 3600 ने खदान से पत्थर लाने का कार्य किया, तो 3600 डिवाइड बाई बचा 400, तो 400 ऐसे रहेंगे जो व्यवस्थित करने का कार्य करेंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है और ध्यान से सुनिए और समझिए। यदि 1040 रुपये को ए बी सी के बीच में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांट दिया जाता है, तो बी का अंश क्या होगा। तो टोटल कर लेते हैं इन तीनों के अनुपातों का, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो टोटल इनका लस से आया 12
और इसको डिवाइड किया 6 प्लस 3 से किया तो 3 प्लस यहाँ पे 4 आएगा, 4 प्लस 3 बराबर 13/12। ये तो अनुपातों का योग हो गया। पूछा है बी का अनुपात, तो बी का अनुपात बराबर बी के हंस, तो बी का हंस बराबर बी का अनुपात 1/2 बटा टोटल अनुपातों का योग इंटू 1040। इसको हल कर लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे बी का अनुपात लेना था, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। तो 1/3 का तो 1/3 यहाँ पे उतार लेते हैं। 13/12 को उल्टा करके लिख लेते हैं। 12/13 इंटू 1040 डिवाइड करते हैं। 3 से ये काट दिए 4 बार और 13 से ये काट दिए 80 बार। दोनों को मल्टीप्लाई किए 4 इंटू 80 बराबर 320 रुपये मिलेंगे बी वाले को। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। एक आदमी के पास 2 सेलफोन थे जो 20% हानि पर बेचे, तो यानी कि 4,000 रुपये में बेच दिए। तो दूसरा फोन 20% लाभ पर बेचा, तो फोन की बिक्री कीमत कितनी होगी ये ज्ञात करनी। बिक्री कीमत लाभ पर, एक ने हानि पर बेचा तो 4,000 रुपये में बेचा और 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने विक्रय मूल्य पर बेचेंगे। शुरुआत में हम 20% हानि पर जो बेचा है उसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। माना कि क्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपये है, तो हानि परसेंट से हम क्रय मूल्य निकालते हैं। तो हमारे पास हानि परसेंट है 20% की हानि, बराबर जब हानि परसेंट ज्ञात करते हैं तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं, तो x - 4,000 बटा x यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100। इस प्रकार हम हानि परसेंट ज्ञात करते हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो जब इनको पूरा हल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 5,000 यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि इतने रुपये में खरीदा और इतने 4,000 रुपये में बेच दिया, तो उसको 20% हानि हुई। तो अंतर कितना है हानि का, 100 का अंतर आया। तो 20% लाभ पे बेचेगा तो 100 का लाभ हो जाएगा, 1,000 का। तो हानि कितने रुपये की हुई, माइनस करके देख लेते हैं, 1,000 रुपये की हानि हुई। तो 20% लाभ होगा तो ये 1,000 रुपये होगा। तो 5,000 क्रय मूल्य पर यदि लाभ कमाएंगे तो 6,000 रुपये में बेचना पड़ेगा हमें। कितने रुपये में, 6,000 रुपये में, क्योंकि लाभ 1,000 का करना पड़ेगा, जब भी जाके हमें 20% का लाभ होएगा। यानी कि 6,000 में बेचना पड़ेगा। 5,000 का कीमत का फोन है तो 6,000 में बेचना पड़ेगा, तब जाके 20% का लाभ होगा। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, आइए समझते हैं। एक 21 सेंटीमीटर वो 25 सेंटीमीटर वाली भुजा के आयत के अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त बनाया जा सकता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत के अंदर ये आयत है, ये 21 और ये 25 सेंटीमीटर वाली भुजा है, इसके अंदर आयत बनाएंगे तो ये वाला व्यास हो जाएगा। तो व्यास कितना हो जाएगा इसमें, 21 सेंटीमीटर। अब 21 सेंटीमीटर व्यास हो गया तो इसकी त्रिज्या आधी करनी पड़ेगी। तो 21/r बराबर 21/2 लिखना पड़ेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ठीक है, तो इसको जमा लेते हैं, 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। πr² में लिख लिया मैंने। इनको काट लेते हैं, 11 बार इसको कटा, 3 बार 11 को इनको गुणा कर लेते हैं। देखिए 11 को 3 से किया तो 33 आ गया, और 33 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को भी इंटू कर लेते हैं। ऊपर वाले को गुणा किया तो ये आ गया 33 और 21 को करेंगे तो 3 21 63 का 3 हासिल का 6, 3 21 63 6 69/2। इनको डिवाइड किया, 2 का भाग दिया 6 में 3 बार, 9 में दिया 4 बार, शेष 13 हो गया, 13 में दिया 6 बार, 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 346.5 सेंटीमीटर वर्ग। ए वाले ऑप्शन में आ रहा है हमारे, इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक तार को एक वर्गाकार आकार दे तो उसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर वर्ग होगा, और उसी तार को यदि एक अर्धवर्त का आकार दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सर्वप्रथम हमें कि क्षेत्रफल से त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी।
तो जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल से हमें भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर होता है, यानी कि ए का मान ज्ञात करते हैं, तो ए √9 आ गया, भुजा आ गई। अब जैसे वर्ग का परिमाप और अर्धवर्ग का परिमाप दोनों सेम रहेंगे, तो वर्ग का परिमाप पी से कर लेते हैं P1। ठीक है, वर्ग का परिमाप P1 बराबर कितना देगा, 4 × 9 बराबर 36 आ गया। और इसी प्रकार वृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप निकालते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त में क्या होती है, 2 त्रिज्या होती है, R 2 त्रिज्या होती है अर्धवृत्त में, और ये 12 का क्षेत्र होता है। तो 2R आ जाएगा, 2R + πr। तो इसका मान हम P2 के रूप में रख लेते हैं। अब इसका मान हल करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। जो वर्ग का परिमाप है वही अर्धवृत्त का परिमाप कहलाएगा। तो P2 बराबर कितना जाएगा, इसमें सूत्र फॉर्मूले में रख लेते हैं हम, 2R + πr बराबर 36। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें R ले लेते हैं बार, और इसको अंदर कर लेते हैं, यहाँ पे आगे हल कर लेते हैं। तो 36 इधर, इसको इन दोनों को कर लेते हैं, बार आ गया 2 और भीतर आ गए 2, पाई + 2 रह गया अंदर। आगे इसको बढ़ाते हैं, हमने यहाँ पे 2 लगाया, इसकी जगह R त्रिज्या ज्ञात करनी, त्रिज्या। तो हम इसमें मान रख लेते हैं, आगे इनको सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे सोल्व करेंगे तो R बराबर हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान आ जाएगा। अब अर्धवृत्त का सूत्र लगा लेते हैं, क्षेत्रफल का πr² 2 कर लेते हैं। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 × 2 बार लिख लेते हैं, 7 × 7। अब 2 से डिवाइड करना है इनको भी, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 7 से 7, 2 से 11 बार, और 7 को 11 से करेंगे तो 77 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। जब इनको सोल्व करेंगे तो आपके R का मान 7 आ जाएगा। यहाँ पे त्रिज्या है यह R/, जैसे आप इनको सोल्व करते जाएंगे तो ये आपका मान आता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आइए इसको समझते हैं। एक प्रश्न में एक शब्द अथवा शब्दों के समूह के बाद 4 विकल्प शब्द दिए जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न का एनाग्राम होगा। एनाग्राम वो शब्द होता है केवल जो न ही केवल प्रश्न शब्द के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके बनाया जाता है, बल्कि उसमें दिए गए समानार्थी विनोदपूर्ण मजाकिया अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि साइलेंट का लिसन लिखा जाता है, तो इसी प्रकार वर्ड फॉर्मेशन को एनाग्राम क्या होगा, मतलब इससे कौन सा नया शब्द बन सकता है जो विकल्प दिया है। तो वर्ड फॉर्मेशन, तो फॉरवर्ड, चलिए फॉरवर्ड लिख लेते हैं, ये ओ को हटा देते हैं, यहाँ से ओ को तो इधर भेज देते हैं, तो फॉरवर्ड ऐसे लिखते हैं, फॉरवर्ड। तो ओ का एम के पास में रख देते हैं, ओ को मोशन, फॉरवर्ड मोशन, यही शब्द बन रहा है इसमें, फॉरवर्ड मोशन से विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट यानी कि निम्न में से नेक्स्ट का जलीय प्रतिबिंब क्या होगा। तो नेक्स्ट को जब इस प्रकार लिखते हैं, अब इसको जल में, ये जल है, मान लो ये पानी वाला जल है, अब इसको जब इसका बनाएंगे तो इस टी उल्टा हो जाएगा, एक्स ऐसे रहेगा, ई भी ऐसा कैसे रहेगा, है ना, एन उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार ऐसे बन जाएगा। तो कौन सी वाली हमारा, ये देखिए, ये पहले वाले में ए विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आती है। देखो फर्स्ट वाली आकृति में देखें तो ये पंचभुज, षटभुज, फिर वृत्त, फिर वापस त्रिभुज आ गया। तो 5 आकृतियाँ हैं, 5 है, पंचभुज आ गया, षटभुज आ गया, वृत्त आ गया, त्रिभुज आ गया। तो अगली आकृति क्या आएगी, वर्ग की, क्या आएगी, वर्ग वाली। नेक्स्ट सेकंड नंबर की देखिए, वर्ग आ गया, पंचभुज आ गया, षटभुज आ गया, षटभुज के बाद में वृत्त आ गया, अब वृत्त के बाद में कौन सी आकृति, त्रिभुज वाली, तो त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब अंदर ही अंदर वाली को देख लेते हैं। सेंटर वाली में त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज आ गया,
तो अब कौन सी वृत्त वाली बची, तो वृत्त वाली बीच में आ जाएगी। तो 5 नंबर में कौन सा विकल्प आ रहा है, सी वाले में आ रहा है दिखा। सी विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको क्लास अच्छी लगे तो एक बार कमेंट और शेयर जरूर करें, और लाइक शेयर जरूर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, यदि नीचे दिए गए दो वर्ग अतिव्यापित होंगे तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनेगा। ये दोनों वर्ग हैं, यदि एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। चलिए रख के देखते हैं। यदि हम इसको इस पर रखते हैं तो ये वाले त्रिभुज की आकृति भी इस पर रखेंगे तो सफ़ेद वाला हिस्सा तो सफ़ेद में रहेगा, लेकिन ब्लैक वाला हिस्सा क्या कर देगा, इसको काला कर देगा। ये काला वाला हिस्सा क्या करेगा, इधर कोने को, इन कोनों को क्या कर देगा, काला कर देगा। तो ये वाला हिस्सा काला हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें ये वाला दिखेगा। फिर ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें सफ़ेद वाला तो सफ़ेद दिखेगा, और काला वाला हिस्सा क्या होगा, इसमें यहाँ पे काला हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसका जो कोना जाएगा इस वाले का, तो वो इस प्रकार यूँ आएगा और यूँ। तो सफ़ेद वाला सफ़ेद दिखेगा और काला वाला काला हो जाएगा, मतलब इसमें इस प्रकार हो जाएगा ये, ठीक है। अगले वाले को देखते हैं, इस वाले को लेते हैं। इसमें जैसे ही ब्लैक वाले पे रखेंगे तो ये आधा हिस्सा ये वाला काला हो जाएगा और इसमें ये वाला हिस्सा दिखेगा। तो दोनों एक दूसरे को रखने पर ये काली हो जाएगी, ये वाला हिस्सा काला हो जाएगा। अब लास्ट ये बचा हमारे पास, इसमें जैसे सफ़ेद पे सफ़ेद रखेंगे तो सफ़ेद का सफ़ेद रहेगा और काला हो जाएगा आधा हिस्सा, और इसमें ये वाला ये कोना वाला हिस्सा बचेगा। इसमें भी ये मैंने भर के दिखा दिया आपको। तो अब देखिए किसमें ये वाली आकृति दिख रही है, थोड़ा कलर अच्छी तरह नहीं हुआ, तो सी वाले ऑप्शन में हमारा ये विकल्प दिख रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तब पता चलेगा इसको। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, नीचे दिए गए क्रम को अगली आकृति कौन सी होगी। देखिए फर्स्ट नंबर के में यहाँ पे है, सेकंड में यहाँ पे आ गया, यानी कि एक डिब्बा छोड़ के अगले डिब्बे पे पहुँच गया। फिर एक डिब्बा वापस बैक में आ गया, फिर वापस एक डिब्बा छोड़ के चली गई। तो अगली आकृति में एक डिब्बा बैक में आ जाएगी, कहाँ पे जाएगी, एक डिब्बा पीछे। तो ए वाले ऑप्शन में आ रहा है एक डिब्बा पीछे। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखने वाले सभी साथियों से एक बार फिर से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें। लास्ट क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे, और लाइक एंड शेयर करिए इस क्लास को अपने साथियों तक जो भी बीएड करने वाले हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न आकृति में कितने त्रिकोण है। त्रिकोण बनाने से पहले आप इनके नाम दर्ज कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और इसको ओ ले लेते हैं। अब गिन लेते हैं इनको। देखें तो ए बी सी, एक तो ये बन गया ए बी सी, दूसरा बन गया ए सी डी, ए सी और डी। उसके बाद ए सी डी के बाद में सी डी ई बन गया, सी सी डी और ई, ठीक है। सी डी ई, उसके बाद में डी ई एफ बन गया, डी ई ओ बन गया, डी ई ओ। तो चार तो ये बन गए। आगे चार देखते हैं, डी ई ओ के बाद में आगे ई ओ जी, एक ये बन गया, ई ओ जी, जी ओ एफ, एक ये बन गया, और जी ओ एफ बन गया। और इन दोनों को लाइनों को हटाएंगे तो डी ई जी, डी ई और जी बनेगा। इस लाइन को हटाएंगे तो सी डी जी बनेगा, सी डी जी बनेगा। और हाँ, इस लाइन को हटाएंगे तो ई एफ जी बनेगा। कौन सा बनेगा, ई एफ और जी बनेगा। और कोई सा भी बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी वाला करेक्ट, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो ये थी हमारी शानदार क्लास। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों।